B10 और इलेक्ट्रॉन, तो इनका मास क्या होगा? मास डिफरेंस, मास ऑफ B10 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ B10 4। ठीक है? यस सर। 6 which emits beta particle। भाई इन सबके सबसे स्टेबल आइसोटोप कौन से हैं? हाइड्रोजन का सबसे स्टेबल आइसोटोप क्या है? 1H1, उसमें N/P रेशियो 0। तुम्हें दिया है हाइड्रोजन का 1H2, इसमें N/P रेशियो 1। अपने सबसे स्टेबल आइसोटोप से ज्यादा है इसका N/P रेशियो। ओके, तो ये हाँ, तो ये बीटा एमिटर हो गया। इसी तरह कार्बन 14 भी बीटा एमिटर है, पोटेशियम 40 भी बीटा एमिटर है। आंसर ऑल आ गया। सर तो मतलब आइसोटोप से N/P रेशियो देखना है या तो नॉर्मली N/P रेशियो देखना है? अभी किससे कंपेयर करोगे? कोई एक कंपैरिजन का रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो उस एलिमेंट के सबसे स्टेबल आइसोटोप से कंपेयर करना है तुम्हें। ओके, तो ऐसे N/P = 1 से कंपेयर नहीं कर सकते? 1 से कम ज्यादा का मतलब नहीं है, वो सब जनरल रूल्स थे। तुम्हें नेचर में जो सबसे स्टेबली एग्जिस्ट कर रहा है वो देखना है। ओके सर। ओके, क्लियर है? हाँ सर। प्रॉब्लम, पेनिट्रेटिंग पावर कंपेयर करनी है। भाई पेनिट्रेटिंग पावर तो सीधे सीधे मास से होगा, मास और चार्ज से। चार्ज जितना ज्यादा होगा पेनिट्रेटिंग पावर उतना कम होगा। ठीक है? ओके सर। मास जितना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर उतना कम, चार्ज जितना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर उतना कम। ठीक है? यस सर, व्हाट इट। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी? न्यूट्रॉन की। ठीक है? और सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी? हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 11 12 हाफ लाइफ कोबाल्ट की दी है 2 ग्राम की। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होती है? रेट, लैम्डा एन। लैम्डा कितना है? लैम्डा तो डायरेक्टली दिया हुआ है। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे? 2 ग्राम में मोल कितने हो गए? इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये निकाल लो। ठीक है? हाफ लाइफ की कोई यूज ही नहीं था। क्लियर? यस सर। 12 इनिशियल एक्टिविटी 28 डीपीएम है। आधे घंटे बाद 14 डीपीएम, मतलब हाफ लाइफ हाफ आर है। हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, तो लैम्डा मिल गया। और इनिशियल एक्टिविटी कितनी है? 28 डीपीएम, तो 28 विल बी लैम्डा कितना हो गया? ln2/30 इंटू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। निकाल लोगे? ठीक है? यस सर। यस सर। 14 15 हाँ, 14 में क्या डाउट है? फोर्टीन में क्या दिया है?
नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप लिस्ट कब होंगे? जब इवन ए आंसर होना चाहिए ना। इवन इवन पे इवन इवन खुद बहुत स्टेबल है, करेक्ट? इवन यस सर। इवन खुद स्टेबल है तो वो आइसोटोप नहीं बनाएगा, तो उसके आइसोटोप मिनिमम होंगे। ठीक है? ओके सर, ओके सर। 15 डिसइंटीग्रेट अल्फा व्हेन n by p रेशियो। भाई ये अल्फा एमिशन कौन शो करता है बताओ? For heavy nuclear. न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस का n by p रेशियो जनरली बहुत ज्यादा होता है ना? Oh yes. करेक्ट? तो डी ऑप्शन प्लस मार्क कर दोगे 15 के लिए। Also, but like any way है like mathematically prove करने के लिए. नहीं, कोई मैथमेटिकली हाँ सर वही डाउट था 15 में। तो 14 का वापस बोल सकते हैं? इसका 14 का क्या हो गया 14 में? इवन कैसे होगा? भाई इवन इवन जो है उसके आइसोटोप सबसे कम होंगे। ओके यस सर गॉट इट। 19 में लॉरेंशियम 257 डीके कर रहा है। 257 कैसा नंबर है? 4 से डिवाइड करो, किस टाइप का नंबर है 257? 4n+1। 4n+1 टाइप का है। यस सर गॉट इट। तो बस 4n1+1 टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है? Yes. ठीक है? Yes, sir. अगला कौन सा है? Just 1 minute. सर 68 हटा सकते हैं आप लिस्ट में से। अगला कौन सा कर रहे हैं? ट्वेंटी सेवन से पहले कुछ है क्या? हाँ, 24 25 24 सैंपल ऑफ रॉक में इक्वल यूरेनियम और लेड है। ठीक है? यूरेनियम और लेड का इक्वल नंबर है। ठीक है? Yes, sir. अब ये रॉक किससे बना होगा ओरिजिनली? ओरिजिनली तो रॉक एक ही सब्सटेंस का बना होगा ना? Yes, sir. तो वो सब्सटेंस यूरेनियम का, वो यूरेनियम का रॉक था स्टार्टिंग में कि लेड का? ये सोचो। Lead. लेड का होता, लेड तो अपने आप में ही स्टेबल है। करेक्ट? Uranium. लेड का होता तो वो तो हमेशा लेड का ही बना रहता। Yes, sir. यूरेनियम यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल है। करेक्ट? Yes, sir. यूरेनियम का होगा यानी स्टार्टिंग में रॉक और वो डिके होके यूरेनियम लेड बन रहा है। सही है? Yes, sir.
तो आधा यूरेनियम लेड बन गया, मतलब एक हाफ लाइफ हुई है। तो क्या हो गई एज इस रॉक की? 1/2 लाइफ। ठीक है, Yes, sir. 25 and not is initial number of nuclei decay undecayed after nth half life। तो nth हर हाफ लाइफ में आधे हो जाएंगे, तो nth हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे? नॉट अपॉन 2 n। ठीक है, सर ऑप्शन आपने सर आपने 19 का क्या बोला? ये 4n+1 टाइप का नंबर है, यस सर। तो प्रोडक्ट का भी मास नंबर 4n+1 टाइप का होगा। यस सर। 27 अल्फा डीके में n/p रेशियो में इंक्रीज में डिक्रीज डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग। ओके, 31 पॉजिट्रॉन एमिशन में n/p रेशियो तो नोट्स में लिखाया था, इंक्रीज होता है, दिखाया था ना ये नोट्स में। यस 31 के बाद 45 radioactive elements A and B have half life 5, 15 and 5। 4 टाइम स्टार्टिंग में B के n है, A के 4n है, यही है ना? और सर वही डाउट है, लाइक बहुत एम्बिगुअस जैसा था उसका लैंग्वेज। क्या सर लैंग्वेज एम्बिगुअस लगा उसका, मतलब लाइक किसका ज्यादा है वो, लाइक स्टेटमेंट से नहीं आ रहा था समझ में। भाई A और B तुम्हें इक्वल चाहिए, करेक्ट? यस सर। तो A के n होंगे और B के 4n होंगे, तभी इक्वल हो पाएंगे, क्योंकि B की हाफ लाइफ 5 है, इसकी 15 है। तो ये 15 मिनट बाद n/2 होगा और ये 15 मिनट्स में भी n/2 होगा, करेक्ट? ये होगा ये भी। ओके, ओके सर। एक मिनट। और 45 हो गया ना, ये इधर है। 46, 47 एक मिनट। रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट ए डिकेज विद डिके कांस्टेंट लैम्डा, टाइम टी तक कितने डिके हो गए हैं? ये तो सिंपल काइनेटिक्स की। कितने बचे होते हैं? नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, करेक्ट? यस सर। तो डिके कितने हो गए? एम नॉट माइनस एन। ठीक है, क्लियर?
47 इनिशियल, ये तो अभी करा है वही चीज है। 47 इज सेम थिंग, करेक्ट? यस सर। आगे आओ। 51 52 रेडियम का एटॉमिक मास और हाफ लाइफ दी है। पर ग्राम क्या एक्टिविटी है पूछी है, तो लैम्डा कितना हो गया? Ln2 बाय हाफ लाइफ। ईयर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करो और पर ग्राम मतलब 1 ग्राम रेडियस, ये मोल्स हो गए इनटू एन। कर लोगे ये? क्लियर? हाफ लाइफ ऑफ 4 आइसोटोप गिवन। सबसे स्टेबल कौन है? जिसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा वो सबसे स्टेबल, उसका डिसइंटीग्रेशन सबसे स्लो है। ठीक है? Yes, sir. So, question for 51 के लिए, is there some shortcut we should remember to convert years to seconds? Without. That is mole concept only. Okay, sir. Sorry. ओके, 52 के बाद अगला क्या है? 54 55। R1 है T1 पे, R2 है T2 पे, तो R1 विल बी लैम्डा इंटू एन नॉट, या देखो लैम्डा एन नॉट, R2 होगा लैम्डा इंटू, तुमसे पूछा है कितने एटम्स इसमें डिसइंटीग्रेट हैं, that is n1 minus n2, that is r1 minus r2 by lambda। क्या दिक्कत हुई थी? r1 minus r2 लैम्डा को ln2 by हाफ लाइफ लिख लो। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। एक्स की हाफ लाइफ 30 मिनट्स है, वाई की हाफ लाइफ 2 डेज है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट K2 सर वो एक्चुअली मैंने 55 and 35 पूछा था। 35 करना है। हाँ सर, 55 की जगह 35 बोला था मैं। Which are correct, which are wrong about radioactivity? It involves outer electron activity। गलत, यही गलत है। सर वो सी सही क्यों होगा, मतलब एंडोथर्मिक भी हो सकता है। थर्मिक नहीं, रेडियो एक्टिविटी से एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एक्सोथर्मिक बोलना गलत है उसको। हीट के फॉर्म में जरूरी नहीं है एनर्जी रिलीज हो। ओके सर लेकिन फिर एंडोथर्मिक वैसे बोल सकते हैं ना, हो सकता है। क्या? एंडोथर्मिक नहीं बोल सकते, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एनर्जी रिलीज ही होती है बेटा। ओके ओके So can you solve 63 also? इससे पहले कौन सा लिखा था? 65, 63 और 65।
So 64 होगी तब। यार 4n प्लस 3 सीरीज के पेरेंट एलिमेंट इसमें तो टेबल नहीं याद की तुम लोगों ने। और नहीं सर, उसमें लाइक टेबल में यूरेनियम 235 लिखा था हाँ। एंड सोल्यूशन प्लूटोनियम 239 लेने से आ रहा है, तो लाइक कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है? कोर्स लिखे हैं वो पढ़े थे? सो लाइक कैन आई रिपीट वंस? उस टेबल के नीचे नोट्स लिखे हैं कुछ, वो पढ़े थे? नो सर। उसमें लिखा है देखो टेबल में 4n प्लस 3 सीरीज actually start from uranium 235। यस सर, मैंने भी यूरेनियम 235 ही लिया, बट उससे इनकरेक्ट आंसर आ रहा था। तो करेक्ट आंसर एक्टिनियम 227 से आएगा। नहीं सर, वो प्लूटोनियम 239 से आ रहा था। कैसे बात कर रहे हो यार? यस सर। क्या आंसर दिया है इसका? सर उसका आंसर ए दिया हुआ है। 63 का आंसर ए दिया है। ए से मतलब कितना आएगा? 59 इंटू 4 कितना होगा? 236 प्लस 3 239। टाइपिंग मिस्टेक है, गलत है आंसर। तो 58 ही होगा ना मतलब आंसर? यस। ओके सर। सर आप 62 भी बता सकते हो? और क्या है? रेडियो एक्टिव डिके भाई x 3588। हाँ, 64 x 8835 से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस मिला जिसमें एक न्यूट्रॉन एमिट किया। ओके, तो तुमसे पूछ रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो 35 एलिमेंट ये कौन सा हुआ? 35 पे कौन आएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। यस सर। ब्रोमीन का 88 आइसोटोप ब्रोमीन आएगा। हाँ, तो ब्रोमीन का एक्चुअल मोलर मास है 80। मतलब इसमें न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, N/P रेशियो ज्यादा है। तो ये सर इसमें बीटा एमिशन दिया है ना? कहाँ दिया है? सर वो आई थिंक मिसप्रिंट है, वो बी के बाद टी नहीं दिया, बीटा ही वो वर्ड है शायद। अच्छा, चलो सर वही डाउट था, प्रिंटिंग एरर लग रहा था इसलिए। वैसे लॉजिक से भी बीटा निकल ही आया ना। और 65 क्या है? 65 क्लियर हो गया सर। 72 74 76। So can you solve 73 also? रॉक में यूरेनियम और लेड इक्वल है, मतलब एक हाफ लाइफ पुराना रॉक है ये। सेम क्वेश्चन है 24 के जैसे। इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों एटम्स का रेट इक्वल है। और रेट क्या होता है? लैम्डा एन, तो लैम्डा 1 n1 इज लैम्डा 2 n2। रेशियो ऑफ एटम्स दिए हैं, एक की हाफ लाइफ दी है Ln, तो इसका लैम्डा ये हो गया और इसके नंबर है
दूसरे की आप लाइफ निकाल लेते हैं दूसरे का नंबर में, ठीक है। got it, sir. 1 gram of mass is equal to 1 gram is 10 raised to minus 3 किलोग्राम, उसमें c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, ये जूल में आ गया, फिर हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो, कर लोगे? Sir, can you solve 75th? अल्फा रेस की आयनाइजेशन पावर ज्यादा है क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। सर आंसर बी दिया है। ये होगा इसका आंसर। सिक्सटी सेकेंड बता सकते हो आप? सर 75 में ऐसा नहीं बोल सकते कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकता है। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का मतलब नहीं होता है बेटा, अल्फा पार्टिकल अंदर गया, अंदर ही रह जाएगा, खुद एक चार्ज पार्टिकल है, तो उससे अंदर चार्ज आ जाएगा ना। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को नॉकआउट भी कर सकता है ना सर? यार हेवी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कैसे ज्यादा कर सकते हो? अच्छा ओके सर, समझ गया। हाँ 76 मैग्नेट इसकी सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कराएगा अल्फा रेस की या बीटा की? बीटा की एक्चुअली कराएगा, बीटा भी आंसर है ना ऑप्शन। बीटा का मास बहुत कम है ना। सिक्सटी 75th का रीजन रिपीट कर सकते हो क्या? अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर कम है, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस सर, ओके सर, थैंक यू। 81 न्यूक्लियर रिएक्शन में एक्स क्या है? एक्स कहाँ है भाई? अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें भी, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है +4He2, ये एक्स है PQ 1H1, तो Q कितना होगा? 7 + 2 - 1 8, मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। और P कितना होगा? 14 + 4 - 1 17, ऑक्सीजन ऑफ मास 17। एट्टी 3 4 5 न्यूक्लियर रिएक्शन, एक बड़ा न्यूक्लियस जब छोटे न्यूक्लियस में टूटता है दैट इज कॉल्ड एज फिशन। 84 लार्ज एनर्जी इन एटॉमिक बॉम्ब इज ड्यू टू, एटॉमिक बॉम्ब में फिशन रिएक्शन होता है, ओके। सर 83 में ए क्यों नहीं हो सकता? न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप पूछ रहा है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव मतलब जब बॉम्बार्ड करते हैं ना एक दूसरे को, तो यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के लिए है। वो न्यूट्रॉन भी है ना वहाँ पे। न्यूट्रॉन है वो ठीक है, लेकिन उसका रेडियो एक्टिविटी में 2 न्यूक्लियस थोड़ी कभी तुम्हें मिलते हैं डॉटर। फिशन तो बोलना ही पड़ेगा ना। ओके सर। 84 में क्या हुआ? 84 में तो फिशन रिएक्शन ही होता है। 85 बैलेंस करो, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इसमें ऊपर। आंसर 2 है। एक तुम देते हो, 3 निकलते हैं,
तो नेट वो SF2 दे दिया होगा उन्होंने। 1 सर कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर से 2 आता है। क्या कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर से 2 तब आएगा जब तुम एक इधर का काउंट कर लोगे ना। 88 और 91 2 light nuclei are fused. Average energy may increase, may decrease. तो ऐसा था ना ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। मान लो यहाँ वाले दो कंबाइन करके ये बनाया, इंक्रीज हो गई। यहाँ वाले दो कर कंबाइन करके ये बनाया, डिक्रीज हो गई। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। और कौन सा था 91? आइसो डायाफर बनाने के लिए क्या करना है? आइसो डायाफर क्या होते हैं याद है? हैं? सेम आइसोटोपिक नंबर। N-Z same. Correct? यस सर। तो बोलो। सॉरी सर। N-Z सेम रखना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर अल्फा एमिशन, बिकॉज उसमें चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ देम लाइक निकलते हैं। यस, अल्फा एमिशन से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कम होंगे तो N-Z चेंज नहीं होगा। ठीक है। यस सर। So Sir, can you आप- explain 90th का A? Which is wrong about isodiapher? ये तो वही है ना। नहीं, so same isotopic number, like what was the? आइसोटोपिक नंबर बोलते हैं। अच्छा, तो N minus Z is called isotopic number. हाँ। Okay. सर 76 का आपने रीजन क्या बताया था? मास कम है जिसका उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट कर लेगा ना। मैग्नेटिक फोर्स तो Q इंटू V क्रॉस B होता है ना। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड में जब सर्कुलर मोशन में आती बॉडी? MV/QB। एम आता है उसमें ना। तो जिसका मास कम होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन एंगल पूछ रहा है ना वो। अच्छा ओके सर, समझ गया। 62 बता सकते हो आप? कौन सा अनस्टेबल है भाई? बेरिलियम का सबसे स्टेबल आइसोटोप का मास क्या होता है? 9। सर इवन ऑड रूल नहीं देखेंगे क्या हम इधर? इवन ऑड रूल क्यों देखेंगे? जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो पहले नॉलेज देखोगे ना। यस सर। चलो सॉल्यूशंस में आ जाओ। FBO लिक्विड सॉल्यूशन। क्विकली नहीं है डाउट? 87। Also 49, 70, 88 and 90. 47। कौन सा? 47। 40। 48। 60 and 63. 59, 62। 39. 79, 79, not 17. ओ,
80. 68. 82. 71. 82. 36. 80. 79. 86. 88. 39 में कोई ब्लू कलर नहीं बनेगा। ऑस्मोसिस में सॉल्यूट कहीं फ्लो नहीं करता है, सॉल्वेंट से फ्लो करता है, तो सॉल्यूट तो एक दूसरे के आसपास आ नहीं पाएंगे। करेक्ट। Yes, sir. 36 वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट विल बी 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा निकाल लो NaCl का। ओके। फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए सबसे हाईएस्ट होगा? जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट होगा, जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम हो। उसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मिनिमम, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगी, दैट इज ग्लूकोज। डेल्टा टी 0.74 है। वाटर का KF दिया है 1.86, मोलालिटी हो गई 20/100 अपॉन 0.5 इंटू वेंट ऑफ फैक्टर 1 प्लस अल्फा, अल्फा निकल आएगा। ठीक है। Yes, sir. सर 47 का ए का क्या किया आपने? 47 में भाई वेंट ऑफ फैक्टर ग्लूकोज का 1 होगा, हाँ सर। बाकी तीनों का दिख रहा है 1 से ज्यादा है, क्योंकि बाकी तीनों आयनिक कंपाउंड हैं। अच्छा ओके सर। तो बाकी तीनों में डिप्रेशन ज्यादा होगा। हाँ सर समझ गया। So can you do 57 also, please? 49 फॉस्फोरस डिसॉल्व किया, डेल्टा टी कितना आ रहा है? 1.6, केबी है 2.34, 28/31। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला pH मान लेते हैं, तो 28/31 x/0.315, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। ओके। Yes, sir. 59 वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा? 1 + 5 - 1 इंटू अल्फा 3.4, मोलालिटी 1 है, डेल्टा टी कितना होगा? 0.52 इंटू 1 इंटू 3.4, डेल्टा टी निकाल लो, फिर 373 में ऐड कर देना, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। So 49 में I did the same method, but उससे मुझे 5 के अराउंड आ रहा था। यार कैलकुलेशन तो यही है, ठीक है आएगा सही है। ओके। 57 भी कर सकते हैं। 59 का आंसर रॉन्ग है शायद। 57 क्लास में इस टाइप का किया था। डेल्टा टी दिया हुआ है
0.00558 is 1.86 into 10 raised to minus 3. रेंट ऑफ फैक्टर इससे आ गया 3, मतलब y है 3, मतलब इसमें 6 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं और 2 आइडेट बॉन्ड बना रहे हैं, तभी y will be 3. 61 फ्रीजिंग पॉइंट का डेल्टा टी दिया है, उसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा टी पूछा है, डिवाइड कर दो इन दोनों को, मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का डेल्टा। फिर 60 बता सकते हो आप? 60 केबी का फॉर्मूला तो क्लास में ही लिखाया था, और फिर वो कोई तो कांस्टेंट लिखा है, वो क्या है? वही है केबी का नाम है, वो कैसे? यूलो कांस्टेंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टॉलीन का दिया है, केबी दिया है, फॉर्मूले में लगाओ 3.328 आर टी नॉट स्क्वायर इससे आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये पर ग्राम आएगा, फिर उसमें टॉलीन का मोलर मास मल्टीप्लाई करके पर मोल कर लेना। 63 फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन दिया है 2.6, शेयर 5.2, 12.2 by 122 by 0.1 into I हाफ आ जाएगा, मतलब y भी हाफ है, मतलब डाइमराइजेशन हो रही है, बेंजोइक एसिड इज बीइंग डाइमराइज्ड विद बेंजीन, ठीक है। सिक्सटी 70 आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल मोल फ्रैक्शन है, केबी के वेपर में बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेटली उनका पीए नॉट टीबी नॉट ये तो अलग ही अलग होंगे, अलग लिक्विड्स हैं तो प्योर लिक्विड्स के प्रेशर तो डेफिनेटली अलग होंगे ना, यस सर। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में इक्वल नहीं होंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये मिक्सचर को क्लास में बताया था कि शोज नेगेटिव वेरिएशन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो डेल्टा वी विल बी नेगेटिव, और हेप्टेन और अल्कोहल भी क्लास में बताया था, शोज अ पॉजिटिव डेविएशन। Oh yes, sir, got it. Oh, yeah. Sorry, sir. 79 80 प्रेशर एबी का दिया है, एसी का दिया है, तो पीए नॉट कितना हो गया 127, पीबी नॉट 94 और पीसी नॉट हो गया 46। अब तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना है, ए के 2 मोल, बी के 3 मोल, सी के 4 मोल, ये निकाल लो, ठीक है। So 127 कैसा है? एक्स को 1 रख दो, प्योर ए हो गया, Yes sir. तो देखो आ जाएगा,
33 प्लस 94 कितना है? अच्छा ओके सर, ओके गॉट इट। 80 रिलेट relative lowering दी है 0.0125. This will be mole fraction of solute. Correct? तो तुमसे पूछा है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। ये लिख सकते हो रेसिप्रोकल ले लो 1/0.0125 कितना हो जाएगा? एट्टी। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूट हो गया 79। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होगी? अगर सॉल्वेंट का सॉल्यूट का 1 मोल मान लो तो सॉल्वेंट के 79 है, तो मास कितना हो गया ग्राम में? इतना किलोग्राम में, सॉरी, तो ये मोलैलिटी होगी। ठीक है, क्लियर है जिसका डाउट था? यस सर। 52। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हीट इवॉल्व होगी नेगेटिव डेविएशन में। करेक्ट, ये सही है। तो डी क्यों नहीं हो सकता सही? जॉब कहाँ होती? नेगेटिव डेविएशन में लिखा है डेल्टा एक्स नेगेटिव। So but why is D wrong? I mean, it can be correct. Which? Option D. Then one component, वो वाला कह रही हो, ऑप्शन डी। Yes, sir. भाई पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन दिखाता है, एक कंपोनेंट कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन नहीं दिखाता है। Oh, okay, sir. आएगा ही तभी जब दो चीजें हो, दोनों हाँ, sir. इंटरेक्शन को ही तो डेविएशन कहते हैं। हाँ sir, sorry. 86 ए और बी के प्रेशर का फॉर्मूला दिया है। प्योर ए और बी का प्रेशर पूछा है, बी को 1 रख दो, प्योर बी का प्रेशर आ गया 45, एक्स बी को 0 रख दो, प्योर ए का प्रेशर आ गया 120। आंसर बी दिया होगा। ये सही आंसर। यस सर। 88 आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, 10 मोल ए 10 मोल बी। मान लो थोड़ी देर बाद ए के मोल लिक्विड में बचे एक्स, तो वेपर में कितने होंगे? ए के मोल 5 माइनस एक्स, लिक्विड में बी के नहीं, टोटल 10 मोल थे ना। हाँ सॉरी, 10 माइनस एक्स, बी के यहाँ 10 माइनस एक्स और बी के यहाँ है, तो वेपर फेस में ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 10 माइनस एक्स बाई 10। वाई ए सर ये आई डिडंट गेट दिस, NB 10 minus x कैसे होगा? आधा लिक्विड तुमने बॉईल कर दिया है। यस सर। स्टार्टिंग में लिक्विड में टोटल मोल्स कितने थे? अच्छा हो गया 20, गॉट इट। 20, तो उसका आधा, तो वाई ए इज इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट। पी ए नॉट कितना है? 100 अपॉन एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। ठीक है, क्वाड्रेटिक आएगी, सॉल्व कर लेना एक्स के लिए। ओके सर। 90 dry air was successively passed through a solution of 5 gram solute in 180 gram water.
तो इसमें तो भाई पहले सोल्यूशन का वेट लॉस है 2.5, दूसरे का 0.04, सीधे ऑक्सफोर्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन लगा दें। ये किया था ना, याद है? यस Mole fraction of solute, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. इससे मोलर मास निकालिए। ओके सर। सर हाँ, सर आप एक बार 51 भी बता सकते हो? लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जिसका वैन गॉग फैक्टर सबसे कम हो, सबसे ज्यादा हो, उसमें सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा। सर बट अच्छा ठीक है सर। सर आप वो 88 का पेज दिखा सकते हो? और सर 36 में आपने गलत सोल्व क्या एग्जैक्टली मैं समझा नहीं। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब तुम जितने मोल्स डाले उससे कैलकुलेशन कर लो। हमने 1 मोल NaCl डाला, हमने 1 मोल से कैलकुलेशन कर लिया, वो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ठीक है? नॉर्मल ऑस्मोटिक मतलब वो नहीं जो जब सिर्फ वाटर वेपर होगा, मतलब सिर्फ वाटर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है भाई। नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब बिना एसोसिएशन या डिसोसिएशन कंसिडर किए हुए। केवल वाटर का तो कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होता ही नहीं है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर तो तभी आएगा जब कोई सोल्यूशन की बात करो। हाँ सर समझ गया। विंडो सर उससे पहले गेट इक्विप्ड का फोर्थ का बीसी रॉन्ग क्यों है? सॉरी करेक्ट, हाँ रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग नहीं है यार, क्लास में किया है, आंसर सही कराया था उसका। ABCD आंसर है उसके, लेकिन कोई क्लास में किया था तो उस दिन एब्सेंट रहे हो। सर प्रेजेंट था। तो ईमेल में कोई डाउट? तो उसके कॉम्प्रिहेंशन का 10th वाला। कॉम्प्रिहेंशन का 10, कॉम्प्रिहेंशन में कहाँ 10? सर विंडो गेट इक्विप्ड का। मोस्ट एक्यूरेट मेथड फ्रीजिंग वाला होता है, क्योंकि फ्रीजिंग बहुत इजीली ऑब्जर्व होती है ना। सी ऑप्शन क्या है? क्रायोस्कोपी है ना फ्रीजिंग। क्रायोस्कोपी इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लिलोस्कोपी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अच्छा तो फिर तो बी और सी दोनों हो सकते हैं। नहीं हो सकता, वेपर दिखती नहीं है ना। वेपराइजेशन कब शुरू हुआ, हम गलती कर सकते हैं उसमें। अच्छा ओके। So can you do advanced level ka 7th one? सोल्यूशन ए में 5 ग्राम डाला है, 5 by molar mass of X. This is equal to, इससे मोलर मास मिल जाएगा इसका।
फिर दूसरे सोल्यूशन में 2 ग्राम H डाला, 100 ग्राम बचेगी और उसमें उसकी पार्शियल डाइमराइजेशन हो रही है, तो वेंट ऑफ फैक्टर दिया गया। वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लो इस इक्वेशन से, और डाइमराइजेशन हो रहा है तो y हाफ होगा, अल्फा निकाल लेना, ठीक है। Yes, sir. Thank you. Can you do matrix match to C and D? Minimum boiling solutions which show large negative deviation। कौन लार्ज नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा? सर क्यू मिनिमम बॉइलिंग, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग मतलब लार्ज पॉजिटिव सर पी राइट। इथेनॉल, पॉजिटिव डेविएशन देखना है ना। हाँ तो और ये बेंजीन इथेनॉल वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। बेंजीन इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, करेक्ट। हाँ तो उसमें आपको दिख जाएगा एक तो, ओके, और उसमें दिखेगा ऑप्शन और एस वाला तो दिया ही है पॉजिटिव डेविएशन, और मैक्सिमम उसके दूसरे वाले हो जाएंगे, ठीक है। Okay. सर मैट्रिक्स 1 का सर पी एंड क्यू ऑप्शन तो फिर हमेशा सही होगा ना? मैट्रिक्स 1 का पी एंड क्यू हाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ना। सर देन पी एंड क्यू सारे में होना चाहिए, बट पी एंड कोई मतलब नहीं बनता है। लीग मैट्रिक्स 1 दैट इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से तो बहुत कुछ चीजें मैच कर सकते हो। अब कॉलम 2 में आर दिया एडिशन ऑफ K4HCl6। अब एडिशन ऑफ K4HCl6 किसमें? पानी में, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में, करेक्ट। प्लीज लीव मैट्रिक्स 1। अच्छा ओके सर। और सर एडवांस का 5th कर सकते? मीथेनॉल, इथेनॉल का प्रेशर 70 है। दस ग्राम यूरिया डाल दी 80 ग्राम सॉल्यूशन में, प्रेशर 64.6 हो गया। और टोटल सॉल्यूशन का पहले वेट था 80 ग्राम, तो मीथेनॉल CH3OH ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी, ठीक है। पर पीएम नॉट और पी नॉट दिया नहीं है ना? तो शायद रेशियो तुम्हें निकालना है ना, कंपोजिशन कैंसिल हो जाएगा। तुम्हें मोल्स नहीं निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ही निकालने हैं ना स्टार्टिंग पे। अच्छा ओके सर। बोलो। सर 7th का सोल्यूशन एकदम दिखा सकते हैं?
थैंक यू सर। सर विंडोज का फर्स्ट। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मिनिमा दिख रहा है, मिनिमा किसमें होता है? पॉजिटिव डेविएशन में ना। सर पर वो जो टेम्परेचर के ग्राफ्स बनाए थे आपने, वो बॉइलिंग पॉइंट के थे या एक्सटर्नल टेम्परेचर के थे? ठीक है, टेम्परेचर एक्सटर्नल उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर से मैच करेगा तभी तो बॉइलिंग होगी। वहीं पे तो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम फिर दिखेगा। सर समझा, है? सर समझा नहीं एग्जैक्टली। अरे भाई, प्रेशर के तुमने ग्राफ बनाए थे, जब एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होता था वहीं से वेपर आनी शुरू होती थी, हाँ सर। मतलब वहीं से बॉइलिंग शुरू होती थी। वेपर आना मतलब बॉइलिंग ना। अच्छा ओके ओके सर, समझ गया। क्वेश्चन 8 में ऑप्शन बी क्यों नहीं राइट हो सकता है? बेटा फ्रीजिंग केवल सॉल्वेंट की होती है, ये कितनी बार हम लोगों ने बार बार एक्सरसाइज के समय भी किया था ना। अच्छा ओके सर, सॉरी सर। फ्रीजिंग सिर्फ सॉल्वेंट की होती है। यस सर, सॉरी। और सर उसका 9th। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। हाँ सर। अब आईसी सेम होना चाहिए। सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी ये दी, वेंट ऑफ फैक्टर आई मान लो। ग्लूकोज का तो 1 होगा, तो इसका आई तुम्हें मिल गया 2.5। वाई 3 है, अल्फा निकाल लो। ओके सर। सो उससे कॉम्प्रिहेंशन में एक डाउट था। और सर उसमें लाइक फर्स्ट पार्ट में हम लोग इथेनॉल को लाइक द सॉल्यूट लेंगे ना, सॉल्वेंट सॉरी। फर्स्ट पार्ट में इथेनॉल को सॉल्यूट लोगे, पानी को सॉल्वेंट। सर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9 है, तो वोंट वी टेक दैट एज द सॉल्वेंट? तो इथेनॉल सॉल्वेंट लिया जाएगा। एंड नाइन्थ सॉरी थर्ड में वाटर का 0.9 है, तो उसको सॉल्वेंट लेंगे वाटर ना? सॉल्वेंट होगा। सर बट व्हाट इफ इट इज लाइक कंपेरेबल लाइक 0.5 जैसा कुछ? तो ज्यादा है, 0.5 एग्जैक्टली देंगे तो दोनों ही आंसर से दे सकते हो। सो फिर तो एक ही लिक्विड, एक ही सॉल्यूशन के दो विल गेट। आएगा वो इक्वली आएगा, देख ले, वो डाटा ऐसा मैनेज करके देंगे। ओके सर उसके सेकंड में डाउट था। हाँ, सर उन्होंने मेंशन किया है कि टेक सॉल्यूट्स टू बी नॉन वॉलेटाइल, और सर इनिशियली तो हम लोग वाटर को सॉल्यूट मान रहे हैं, तो उसे नॉन वॉलेटाइल मानना पड़ेगा ना? बिल्कुल। फिर लाइक मतलब सेकंड में हम लोग सिर्फ इथेनॉल का वेपराइजेशन लेंगे ना? हाँ, ठीक है सर। तो सेकंड का आंसर मैच नहीं हो रहा था। वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। फोर्टी माइनस P solution by 40 is 0.9, sorry, by 40। तो P solution कितना आ गया? 0.1। P solution 36 आ गया। क्या आंसर दिया है? ए दिया है। ये दिया है। उन्होंने शायद दोनों का कंसिडर किया वेपराइजेशन। रुको जरा डाटा पढ़ने।
दोनों का कंसीडर किया। डिबेटेबल है ये आंसर। अब जो अपने ही प्रॉब्लम में लिख रहे हैं कि अज्यूम वाटर मतलब सॉल्यूट टू बी नॉन वॉलेटाइल, और आंसर जो दिया गया है वो वॉलेटाइल के साथ है। हाँ सर, कोई डाउट था। We'll have to check इसी आंसर हो सकता है हमारी बुकलेट में ही गलत है। दो तीन और सोर्सेस से इसको चेक करो जी, ठीक है। ओके सर। और सो ट्रू फॉल्स का भी एक बार समझा सकते हो? Two volatile and miscible liquids can be separated। भाई ये तभी हो सकता है जब आइडियल सोल्यूशन, हेजियोट्रॉप को नहीं सेपरेट कर सकते हो ना। हाँ सर, उसमें कुछ बोला था कि बॉइलिंग पॉइंट शुड बी। बॉइलिंग पॉइंट का मैक्सिमा या मिनिमा नहीं बनना चाहिए। नहीं, they have written as boiling point should not be significantly different. Significantly different तो तभी होगा ना जब when it is showing a large negative or large positive deviation। ओके, गॉट इट, समझा सर। मतलब लाइक एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है एंड देन पूरे सॉल्यूशन को मिक्स करके नहीं होगा, सो इट विल बी एन आइसोट्रोप और समथिंग लाइक दैट। हो गए सारे डाउट? सर सब्जेक्टिव के 8 का बस इक्वेशन लिख सकते हो क्या एक बार? इसका मोलर मास निकाल लेना कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है। यस सर। कट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1 + 1.4। कितने पानी में डाला? 100 का। ये ठीक है। ठीक है सर, चेक कर। सर 16th में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट्स भी तो अलग अलग होगा ना सबका? ये आइडेंटिकल मोलर मास दिया है ना। यस सर। आइडेंटिकल मोलर मास है मतलब वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑलमोस्ट सेम होंगे। ओ अच्छा, देन ओके, ये गॉट। So एंड सर आप yeah, with the question 4. क्वेश्चन 4 तो बेटा ये यूरोमेट्री वाला प्रॉब्लम है। But sir, I wasn't getting the right answer. I wrote equations, but answer नहीं आ रहा था। फाउंड dx h2y oy, इसको बर्न करोगे XO2 से बनेगा XCO2 YH2O, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में अगर n मोल्स लिए हैं तो इसके कितने लिए होंगे? 2NH लिए हैं। फाइनली ये 0, ये NX बचा, ये बन गया NX और ये बन गया NY, ठीक है। Sir, हो जाएगा। I made one mistake. Thank you, sir. सर सर आप न्यूक्लियर बोलो। सर आपको
लास्ट क्लास समझाए थे कि H2 और HCl में पॉजिटिव डिविएशन होता है, वो मैं समझा नहीं था अच्छे से लास्ट टाइम, आप एक और बार समझा सकते हो? H2O की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, 4 एंड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। H2O HCl में, HCl से तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक होगी, क्लोरीन अटैच्ड हाइड्रोजन है ये। तो फिर सर जब सोल्यूशन में कंसिडर करते तो कौन से बॉन्ड्स कंसिडर करेंगे? सिर्फ HCl और H2O के बीच में? HCl H2O के बॉन्ड, H2O H2O बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या है? ठीक है। हाँ सर, और सर वैसे ही फिर इथेनॉल और वाटर में भी? वैसे ही इथेनॉल और वाटर में भी। लेकिन वहां पे फिर इथेनॉल भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही ना वाटर के साथ। इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल है, वाटर इथेनॉल के बनाने के चक्कर में उसको अपने 4 वाटर से तोड़ने पड़ेंगे। इथेनॉल और वाटर में भी 4 बन सकते हैं? ऐसे 4 बनेंगे इथेनॉल वाटर में? इथेनॉल वाटर में 2 ही बन सकते हैं। सर कैसे? इथेनॉल के पास तो एक ही OH ग्रुप है, एक इस हाइड्रोजन से बना लेगा, एक इस ऑक्सीजन से। अगर H2O से देखेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। कैसे 4 हुआ भाई? ये इथेनॉल है, इससे बनाओ 4 कहां से बनाओगे? ये इथेनॉल है, बताओ एक इस साइड से बना लोगे, एक इस साइड से? हाँ सर। 2 तो हुए। और एक और लोन पेयर जो ऑक्सीजन के पास है। चलो एक और बना दिया, 3 हो गए। अब ये ग्रुप थोड़ी बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा ओके सर। हाँ ऐसा है, इसके ये 4 बनते ना। हाँ सर समझ गया। So, water and HCl will show a positive deviation, right? यस, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन प्लीज एनसीईआरटी में सारे याद कर लो, वो उसी से पूछेंगे। ओके Okay, sir. सर न्यूक्लियर की बुक में एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके टर्म यूज किया था, सो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस 1s के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। अच्छा ओके सर, और कैप्चर। ओके सर, थैंक यू। सर मुझे थर्मो में 1-2 डाउट थे, वो पूछ सकता अभी? थर्मो में चलेगी? हाँ सर 1-2। बोलो। सर वो हीट ऑफ एटमाइजेशन के डेफिनेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब बेटा उसमें एम्बिग्विटी है, जेई तुम्हें क्लियर देगा, वो पर मोल मॉलिक्यूल है कि पर मोल एटम है। ठीक है, मतलब जैसे हीट ऑफ एटमाइजेशन देंगे तो फिर आपने लिखा था कि जैसे हाफ H2 gives 1 H atom। तो ऐसे अगर लिखता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके, हाँ तो आप ये रिएक्शन लीजिएगा। और लिखता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H, तो आप ये रिएक्शन लीजिए। ठीक है, अच्छा ओके सर। सर एक क्वेश्चन था, उसमें पीवी का ग्राफ बनाया था और एडियाबैटिक का एक ग्राफ बनाया था, ठीक है। और उसके फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा और पूछा था कि हीट एक्सचेंज मतलब उस प्रोसेस में कैसा होता है, वो स्ट्रेट लाइन में जब प्रोसेस कराएंगे। ये आई है, ये ऐसा है या है, और तुम इस लाइन से चाह रहे हो। हाँ सर। एक्सपेंशन था, कंप्रेशन था? सॉरी सर। एक्सपेंशन था कि कंप्रेशन था?
इनिशियल से फाइनल। इनिशियल ऊपर है, हाँ हाँ इन दो पाथ को कंपेयर करना है। नहीं सर, ये पार्ट एडियाबैटिक का दिया था और इनिशियल और फाइनल स्टेट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ के वो स्ट्रेट लाइन से, हाँ, टू पे हीट ट्रांसफर या एक्सचेंज कैसा हो रहा है। तो है हाँ पाथ 1 और 2 दोनों का डेल्टा यू सेम है। हाँ सर। वर्क का मैग्नीट्यूड पाथ 2 का ज्यादा है। पार्ट 2 के नीचे ज्यादा हाँ एरिया। सर। हाँ सर। वर्क नेगेटिव है, हाँ एक्सपांशन है। हाँ सर। क्यू क्या होता है, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। हाँ सर। फर्स्ट प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज डब्ल्यू। करेक्ट। हाँ सर। सेकेंड में Q2 क्या होगा, डेल्टा U2 माइनस W2। करेक्ट। हाँ सर। डेल्टा U2 इज डेल्टा U1। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ सर। डेल्टा U1 को आई कैन राइट W1। Mod of W1 is less than W2 means W1 is greater than W2, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं। हाँ सर। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। हाँ ठीक है, सर, ये समझा कि हीट टोटल में रिलीज होगा, बट उसने मैंने बीच में ही बात की थी कि एक पॉइंट आया कि मतलब प्रोसेस के वक्त एक पॉइंट आएगा कि जब एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद फिर रिलीज होगा, तो वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं टू पे, वो भी पूछा था। वो तुम्हें फिर इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिखो। पीवी की स्ट्रेट लाइन है, सर दो। डिफरेंशिएट करके तो टेम्परेचर की टर्म्स में बनाओ। सर 2 मार्क का क्वेश्चन था। तुम काम जितना बढ़ाओगे, अब इसका एक हम लोगों ने बुकलेट प्रॉब्लम किया था, इसका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ पैराबोला बनता है। याद है एसबीएस का एक क्वेश्चन था, ट्रायंगल दिया था, इस पार्ट में पूछा था मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। हाँ सर, हाँ सर, याद है। आ रहा था ना, मतलब टेम्परेचर का ग्राफ बनाते तो ऐसा पैराबोला बनेगा। हाँ सर। हाँ मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ता है फिर कम होता है। अच्छा, ओके सर, हाँ याद याद आ गया। डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं ना। तो बिल्कुल। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी। हेलो सर। बोलो। सर एक चीज कंफर्म करना था, इन द पेनिट्रेशन पावर जो हम कर रहे थे उसमें वो रुथरफोर्ड वाला ही लॉजिक यूज कर रहे थे ना टू कंपेयर। रुदरफोर्ड का क्या लॉजिक था? जैसे उसके उसमें हमने रिपल्शन और काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर कर वैसे कर सकते हैं ना। हाँ हाँ यस सर। एंड सर आर्टिफिशियल वाला जो रेडियो एक्टिविटी था दैट्स जस्ट कि न्यूक्लियस हम एक न्यूट्रॉन उस पर बॉम्बार्ड करेंगे ना, और कुछ। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी मतलब जो चीज रेडियो एक्टिव नहीं है और तुम जबरदस्ती उसको रेडियो एक्टिव बना रहे हो, वो होती है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके सर ठीक है, थैंक यू। एंड सर जो एजियोट्रोप के पहले आपने जो ग्राफ दिया था टेम्परेचर वर्सेस एक्स एंड वाई वाला, तो फिर उसका डेरिवेशन नहीं किया था ना। डेरिवेशन कर भी नहीं पाओगे। तो वो बस लर्न करना है ना, मतलब कॉन्सेप्ट देखना था। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री एनसीईआरटी में नहीं दिया है। लेकिन काइनेटिक्स के साथ ही दिया होगा। अच्छा ओके, थैंक यू सर। चलो बाय एवरीबॉडी।